चाहे नहीं करे, लेकिन वो उसके कस्टमर को सेटिस्फाइड करता ही करता है। बापू डॉक्टर था, एक खांसी का पेशेंट ऐसा उसका इलाज नहीं कर पाया, ठीक ही नहीं हुई। उसने ब्रह्मा को देखा था और एक दिन उसको दस्त होने की दवाई दी। तो उसके असिस्टेंट ने पूछा ना, सर खांसी क्या दस्त होने की दवाई, सर ठीक ही नहीं हो रहा था, खांस के बताए। कुछ पकड़ने गए पकड़ जाएगा, जो इससे गुजरा है उसी को आएगा, सबको नहीं आ सकता। सर समझ में आया मैडम की एक्सप्लेन, समझ में आया? वेरी गुड। कुछ भी हो जाए मैं इलाज करके रहेगा, और समझो ब्रेकफुल इफेक्ट। और लोग कहते हैं मैं जब तक परफेक्ट नहीं होगा मैं प्लान नहीं दिखाएगा, उसके बाद तो कोई कुत्ता भी नहीं जुड़ेगा। जो परफेक्ट होके प्लान दिखाते हैं उनका प्लान में नींद आती है, साली सो जाते हैं लोग। जो अधूरे अधूरे दिखाते हैं, जो गलतियां कर करके दिखाते हैं, जो 4,000 करोड़पति की जगह 40,000 मिल गई तो मुझे दोस्त संभालो, जो अधूरे हैं उनसे ही दुनिया में कमाल पाए रहे। दिस इज ब्रेकफुल इफेक्ट। एक लड़का था मेरे जैसा शैतान, बचपन से जो भी टास्क मिले सब करके आए, कुछ भी हो जाए करके आए। एक दिन इंटरव्यू देने गया तो पता था इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, खतरनाक पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू वाले ने आते पहला सवाल पूछा कि आपको ब्रिटिश लैंग्वेज आती है? यस आती है। डेमो दीजिए। तो उन्ना में ध्यान देना पड़ेगा, वो नहीं समझ रहा है। मेरा चुटकुला पहली बार में समझ में आया है तो काम कर रही है भाई। लगान कितने लोगों ने देखी? लगान, हाँ, तो जिन्होंने नहीं देखी उनको तो कैसे पकड़ में आएगा? उसमें कौन था, उसको लगान देना पड़ता था, जो लगान मांगते थे कितना लगान देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में सारे तेरी ब्रिटिश की, लेकिन आप बताओ उभार के आया क्या छोरा, और कितना जीता कि उसकी घटना आज तक दुनिया में पॉपुलर हो रही है। उस इंटरव्यू वाले की कोई क्वालिटी दुनिया को नहीं पता, लेकिन कब तक हो रही है। और ये वो जो बोल गया वो विश्व के लिए कंटेंट बन गया रे बेटा, वही बन बिल्कुल। भाई पहला कौन समझना है, क्या समझना है? अरे आप आलू हो, चालू हो, लालू हो, मोनू हो, माँ कसम आप डायमंड जानने के लिए पूरी एलिजिबल हो गए। और यार अगर इसी जगह क्लास चल रही होती मेडिकल फील्ड की, इसी जगह क्लास चल रही होती लॉ प्रोफेशन की, इसी जगह क्लास चल रही होती सीए प्रोफेशन की, तो लाइनें अलग हो जाती है। परफेक्ट क्यों? 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5 सीमाएं हैं, सीमाएं जहां लिमिटेशन लिमिटलेस हो जाए, वहां अगर किसी को पहुंचना है वही पहुंचेगा भाई जो इम्परफेक्टली परफेक्ट है, इम्परफेक्टली परफेक्ट। बस जिससे हो वैसे निकल दो, इतने ईमानदार रहो अपने आप से, पूर्ण ईमानदारी। एक आदमी तो उसने अपने लड़के की शादी घोषित कर दी कि शादी करेंगे, डंका बजवा दिया, कार्ड छपवा दिए और शादी के कार्ड में लिखवा दिया कृपया दारू पीने वाले नहीं आए। दूल्हा इतना ईमानदार था, आए। ब्रेकफुल इफेक्ट का मतलब है बी रिचुअल। All it is good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Good sir. Good morning, sir. Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning.
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग। प्रयाग के धरती से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। सभी लीडर्स को यही कहना चाह रहा हूँ कि आप ये ना सोचे कि मेरे को कुछ आता नहीं तो मैं कैसे करूंगा। हर्षवर्धन की जो आज वीडियो थी वो ये बता रही है कि आप जिस हालत में वैसे ही काम स्टार्ट कर दे। कभी भी आप ना सोचो कि मेरे को प्लान नहीं आता, मेरे को। जब आप चलेंगे, जिन लोगों ने पूरी तैयारी करके आगे बढ़ने की कोशिश की वो सफल नहीं हो सकते। हम करते हुए अगर हम उस चीजों को सीखे तो हम उसमें हम अनुभव भी सीखेंगे और ज्ञान भी सीखेंगे। इसलिए कोई भी काम शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। बहुत हमारे लीडर्स हैं जिसके पास बुके नहीं है, जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि इतना हो जाए तो मैं काम करूंगा, वो कभी नहीं कर सकते। जिन्होंने शुरुआत कर दी उन्होंने आगे बढ़ गए और आज इतिहास रच दिया उन्होंने। तो हर्षवर्धन ने कहा यही है कि आज जो भी आपके पास साधन है उसी से काम शुरू कर दें। हमारे ग्रेट मेंटर AK पांडे सर ने, उनके पास उस समय साइकिल थी बच्ची की, उस साइकिल से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास बाइक होगी, मेरे पास साइकिल होगी तो मैं काम। इसी तरह आपके पास जो साधन है उस साधन से आप काम अपना स्टार्ट कर दें। आने वाले समय में सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएगी। अगर आपने सोचा कि आज मेरे को बाइक हो जाए, मेरे पास थैला हो जाए, मेरे पास प्रोडक्ट हो जाए, मेरे पास मशीन हो जाए, मेरे पास एक्वा लाइफ हो जाए, तब काम करूंगा, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप देर कर रहे हैं। वो चलते चलते आपके साथ सारी चीजें आ जाएंगी जो आप आज चाह रहे हैं। इसलिए जितने भी लीडर्स हैं, बहुत ऐसे लीडर्स का सोचते हैं कि मेरा अपलाइन आ जाए तो मैं काम करूंगा, मेरे को आगे सिखा दे तो मैं काम करूंगा। शुरुआत नहीं करते। शुरुआत करना पड़ेगा आपको। किसी की परवाह किए बिना आपको काम शुरुआत करना पड़ेगा। जब आप शुरुआत कर देंगे तो काम अपने आप चलने लगेगा। आपका अपलाइन भी सपोर्ट करेगा, आपके लोग भी आपको सिखाएंगे फील्ड में। धीरे धीरे आप परफेक्ट होते जाएंगे और आपका बिजनेस ऊंचाइयों पर जा सकता है और आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लर्निंग चलते हैं, क्योंकि सेशन आज बहुत डायनामिक हमारी लीडर्स की हैं। तो आज का चैप्टर है श्रम की जय हो। स्टार्ट करना, श्रम करना मतलब स्टार्ट करना। जीवन में सफलता, असफलता, संपन्नता अथवा विपन्नता अथवा रोग या निरोगता में हमारे श्रम का बड़ा महत्व होता है। यथा श्रम तथा यथा फल, अर्थात जैसे आदमी का श्रम होगा वैसे ही वो फल भोगने के लिए मिलता है। सुख दुख, सफलता असफलता आदि हमारे श्रम में उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि यदि आप जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये भी आपको हाथ पर हाथ धरकर बैठने से प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए भी आपको श्रम करना पड़ेगा। रस्किन ने कहा था यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा। यदि आप भोजन चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं तो भी वह आपको श्रम के बिना कभी प्राप्त नहीं हो सकता। श्रम की प्रकृति का नियम है, जिस वस्तु का हम निर्माण करते हैं वही हमारी है। प्रत्येक बढ़िया वस्तु को प्रकृति ने संगमरमर जैसे सुंदर परंतु स्वस्थ हाथों से बनाया है और उसे कठोर ताले में बंद करके रखा है। वह मजबूत ताला श्रम से ही खुल सकता है। महान बनने की सभी विषय श्रम द्वारा ही प्राप्त होती है। सभ्यता को जन्म देने वाला ही श्रम ही है। इलियट ने कहा था परिश्रमी व्यक्ति इस बात का हिसाब नहीं लगाते कि श्रेष्ठ शासन की स्थापना में कितने वर्ष लगते हैं। श्रीमती ओसबोर्ड कहती हैं कार्य चाहे कितने धीरे धीरे करो परंतु किसी की भलाई के लिए, फूल कैसे भी हो परंतु फूल लगाने की चिंता करो, कांटे नहीं। श्रम कैसा भी हो सदा ही श्रेष्ठ और पवित्र होना होता है।
केवल महान कार्य ही उसके दरबार में तुम्हारी प्रार्थना का प्रतीक है। जेल निरीक्षक मिस्टर ग्रे के 15 वर्षीय बेटे चार्ल्स ने जब अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कृपया मुझे इस कार्य से मुक्ति दिला दो, तो पिता ने पुत्र की बात बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब इस बात का कारण पूछा तो चार्ल्स बोला, पिताजी मैं पढ़ाई से उब गया हूं और मुझे पढ़ने से कुछ लाभ होता भी दिखाई नहीं देता। पिता को महान आश्चर्य हुआ कि लड़का क्या कह रहा है। पिता ने कहा, क्या तुम बहुत कुछ सीख गए हो? क्या तुमने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है? मेरे साथी लाइनमैन को स्कूल छोड़े 3 महीने हो गए। जितना उसे आता है मैं भी जानता हूँ, और अब वो स्कूल भी नहीं जाएगा क्योंकि उसके पिता के पास बहुत धन है। पिता ने यह बात सुनी तो बोले, यह बात तो मत जाओ स्कूल, तुम्हारी इच्छा। चार्ल्स बहुत प्रसन्न हुआ, धन्यवाद कहता हुआ वो घर से बाहर जाने लगा कि पिता ने टोका, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए तुम धन्यवाद कहते हो? एक बात याद रखो कि स्कूल भले ही मत जाओ, पर मैं तुम्हें आवारागर्दी नहीं करने दूंगा और न ही खाली बैठने दूंगा। तुम्हें काम करना ही होगा। अगले दिन प्रातःकाल जब मिस्टर ग्रे एक जेल का निरीक्षण करने के लिए जाने लगे तो उन्होंने अपने बेटे चार्ल्स को भी साथ चलने को कहा। ग्रे का सहपाठी भी उसे जेल खाने में बंदी था, वो उससे मिलना चाहते थे। जब कैदी उनके सामने आया तो मिस्टर ग्रे बोले, हार्मन, तुमसे मिलकर मुझे प्रसन्नता तो हुई, परंतु तुम्हें यहाँ और इस स्थिति में देखकर मुझे दुख हो रहा, परंतु जितना दुख मुझे आपको नहीं होगा। वह कुछ क्षण के लिए रुका और फिर बोला, मेरा विचार कि आपके साथ आपका बेटा है। हाँ, यह मेरा बेटा है और इसकी आयु भी वही है जब हम तुम इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। तुम्हें भी दिन याद होंगे। हाँ, पर काश मैं उन दिनों को भूल पाता। लगता है वह सब एक स्वप्न था और आंखें खुलने पर स्वप्न ही निकलेगा। मिस्टर ग्रे बोले, पर यह तो बताओ कि यह सब कैसे हुआ और तुम यहाँ कैसे पहुंचे? जब पहले मैं तुमसे मिला था तब तो तुम्हारी स्थिति काफी अच्छी थी, मुझसे भी अच्छी। एकाएक यह क्या हो गया? हार्मन बोला, मेरी कहानी कुछ विशेष लंबी है। पढ़ना लिखना मुझे पसंद नहीं था, आलस भी बहुत था, उसी से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। मेरे पिता के पास बहुत पैसा था। मेरा विचार था कि धनी बाप की बेटी को पढ़ने लिखने की आवश्यकता ही नहीं। पिता की मृत्यु के बाद में अपार संपत्ति का स्वामी बन चुका। चूंकि धन मेरी मेहनत का नहीं था, इसलिए मैं उसका मूल्य नहीं समझ सका। वह धन मेरे हाथों लूटता चला गया और एक दिन मैं किसी सामान्य क्लर्क से भी अधिक निर्धन हो गया। मैं ईमानदारी और श्रम से पैसा कमाना नहीं चाहता था, मुझे वो आता ही नहीं था, परंतु पैसे की जरूरत तो थी ही। मैं सोचता था कि आसानी से बिना हाथ पर हिलाए रुपया आ जाएगा। आगे का कहानी तुम स्वयं समझ सकते हो, बताने की आवश्यकता नहीं। अभी यह बात समाप्त हुई नहीं कि हार्मन को काम पर बुला लिया गया। मिस्टर ग्रे ने जेलर से पूछा, महोदय, आपके यहाँ कितने ऐसे कैदी हैं जिन्हें किसी उपयोगी काम धंधे की ट्रेनिंग दी गई है? उत्तर मिला, एक भी नहीं। मिस्टर ग्रे अपने बेटे चार्ल्स के साथ गाड़ी सवार वो अपने घर की ओर चल पड़े। मार्ग में वो अपने बेटे से बोले, मैं धनी हूँ, संसार में मुझे धनी समझता है। मेरे पास इतने साधन और शक्ति है कि मैं तुम्हें बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के साधन उपलब्ध कर सकता हूँ, परंतु मैं ऐसी धनी नहीं हूं कि तुम्हें निकम्मा रखकर आलस में जीवन गुजारने दूं। अनेक माता पिताओं ने ऐसी गलती की है और उन्हें अंत में दुख उठाना पड़ रहा है। शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि बेटों को निकम्मा रखने का क्या परिणाम निकलता है। जेल खाने में बंदी हार्सन का जीवन तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सकता है। चार्ल्स ने सुना तो उसकी आंखें खुल गई। वो कुछ देर सोता रहा, अंत में बोला, पिताजी, मैं निर्णय किया कि मैं सोमवार से फिर स्कूल जाऊंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राष्ट्रपति बनने वाला युवक जॉन एडम्स भी आरंभ में ऐसा ही लड़का था। वह भी पढ़ने से मन चुराता था। उसने अपने पिता से प्रार्थना की लैटिन की पढ़ाई से उसे मुक्ति कर दिया जाए। पिता ने उसकी बात इस शर्त पर मान के लैटिन छोड़ने के स्थान पर उसे अपनी दलदली जमीनों में गड्ढे खोदकर खाइयां बनानी होगी, क्योंकि जमीन से पानी निकाले बिना वह खेती करना संभव नहीं था। उस समय जॉन को
खाइयां खोदना स्वीकार था, परंतु लैट्रिन पढ़ना नहीं। पिता ने उसके हाथ में बेलचा पकड़ा दिया और दिन भर दलदली जमीन में खाइयां खोदने के काम में लगाया रखा। वह इस काम से इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह पिता के कड़े स्वभाव को जानता था कि दिन भर काम करते हुए सोचने का यह फल निकला कि सायंकाल होते होते उसके पिता से प्रार्थना की कि उसे लैट्रिन की पढ़ाई पढ़ने दी जाए। अध्ययन तथा अन्य कार्यों में जाने इतना मन लगाया कि अमेरिका क्रांति के दिनों में एक बड़ा नेता बन गया और चार्ल्स वर्सन के बाद उसे ही अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। अनेक किशोर युवक इसलिए काम से जी चुराते हैं, वे यही सोचते रहते हैं कि वे तो अकेले दम, उनका कोई भाई बंधु नहीं। ऐसी हालत में उन्हें नौकरी करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे जो कोई अनुभव नहीं होता कि इस संसार में श्रम का क्या महत्व है। ऐसे लोग ईश्वर की सद्बुद्धि दे सकता है। साइरस डब्ल्यू फील्ड 16 वर्ष का था। वो स्कॉट ब्रिज में रहता था। उसने सोचा क्यों नहीं न्यूयॉर्क जाकर भाग्य को आजमा कर देखूं। बीता होते समय पिता ने उसे $8 दिया, जो उसने बहुत कठिनाई से परिवार के व्यय में कमी करके बचाए थे। साइरस फील्ड घर से पैदल चलकर स्विफ्ट वार्ड के एक कारखाने में पहुंचा। यह कारखाना सूखे सामान की तिजारत के लिए न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध था। साइरस फील्ड का वेतन पहले साल के लिए $1 प्रति मास नियत हुआ। प्रातःकाल 7 बजे से काम पर आना पड़ता था। वह तरक्की पाकर क्लर्क बना तो उसे प्रातः 8 बजे से शाम तक कार्यालय में रहना पड़ता था। साइरस फील्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने नियम बना रहा था कि मैं व्यवस्थापक से पहले काम पर पहुंचूंगा और उनके जाने के बाद ही अपने घर आऊंगा। मेरा ऐसा करने का उद्देश्य यही था कि मैं यहाँ सीखना चाहता था कि सफल व्यवसायी कैसे बना जा सकता है। मैं जो कुछ सीख सकता था मैंने रुचि से सीखा, क्योंकि मुझे यह पूरी तरह ज्ञात था कि मुझे केवल अपने आप का ही भरोसा है। यह युवक सायंकाल से समय व्यवसायिक पुस्तकों की लाइब्रेरी जाता और वहां देर तक बैठकर अध्ययन करता। उसने संवाद गोष्ठी में भी जाना आरंभ कर दिया, जो हर शनिवार की रात्रि को होती थी। स्टीवार्ड के कारखाने के नियम कुछ कठोर थे। एक नियम यह था कि प्रत्येक क्लर्क को रजिस्टर में आने का समय, खाने पर जाने का समय और वहां से लौटने का समय तथा घर जाने का समय नोट करना पड़ता था। किसी भी कर्मचारी को प्रातः आने या दोपहर को खाने या सायंकाल के जलपान के बाद काम पर लौटने में देरी होती थी तो उस पर 25 सेंट जुर्माना किया जाता था। साइरस फील्ड ने इसी सावधानी, लगन और अनुशासन प्रिय दिखाई कि व्यवस्थापक का उस पर विश्वास जमता गया और उसकी तरक्की होती गई। तरक्की के लिए उससे अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। व्यवस्थापक स्वयं कभी पैदल चलकर नौकरी करने जाता था और तन मन से प्रात से साय तक श्रम करता था। अब उसका कारखाना ऐसे प्रतीत होता था कि मानो स्वयं चल रहा हो। इतने पर व्यवस्थापक प्रत्येक छोटी छोटी बात का ध्यान रखता था और आवश्यक होने पर सुधार और परिवर्तन करता रहता था। मरते दम तक वह इसी निष्ठा से काम करता रहा। उसके मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी काम जैसे जारी करने का यत्न किया, उसे भी देखिए। स्टीवार्ड ने जिन मूलभूत गुणों से अपने काम को बढ़ाया था वे गुण उसके उत्तराधिकारियों में नहीं थे। यह ठीक है, उन्हें स्टीवार्ड की अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई, उसके अनुभव का लाभ भी उन्हें प्राप्त होता रहा, परंतु स्टीवार्ड तो अपने काम के समय केवल कारखाने के काम में ही लगा रहता था। अपने आप को ही भूल जाता। अन्य सब बातें वह केवल अवकाश के समय याद रख पाता, परंतु उसके अधिकारियों का आचरण उससे उल्टा रहा। धनी बनने पर भी स्टीवार्ड की आंखें और अक्ल पर ऐश्वर्य का पर्दा नहीं पड़ा था। साथ ही वह यह भी समझता था कि काम धंधे की सफलता के लिए न केवल मूल्य समान स्तर पर रहे बल्कि ग्राहकों से भी समान व्यवहार बनाए रखा जाए। किंतु उसके उत्तराधिकारियों में धन का घमंड सीमा तक बढ़ा के उन्होंने ग्राहकों में भी भेद करना आरंभ कर दिया। इससे व्यवसाय को भारी धक्का हुआ। पुराने अच्छे ग्राहक ही जो पहले तारीफ किया करते थे, कारखाने और मालिकों में निंदा करने लगे। पहले तो विशेष हानि हुई, चूंकि रुपया पैसा बहुत था और सब पुरानी साख थी, परंतु अंततः कारखाना दूसरे व्यक्ति जान मान के हाथों में चला गया। जब कारखाना जिस व्यक्ति के हाथ में गया वह युवक भी किसी समय बिल्कुल साधनहीन था। वह 4 मील पैदल चलकर फिलाडेल्फिया के बुक स्टोर में $1.25 प्रति माह पर नौकरी करता था।
वस्तु तथ्य है कि स्टीव वॉर्ड और वान मेकर जैसे पुरुषार्थी परिश्रमी और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने वाले व्यक्ति बड़े कारखानों को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। बड़े बड़े कार्यों के लिए किसी मजबूत और स्थायी नींव की आवश्यकता होती है और यह नींव होती है श्रम और ईमानदार की। जब आप श्रम और ईमानदारी से कार्य करेंगे तभी अपने को श्रेष्ठ और अस्थायी आनंद का अधिकारी बना सकेंगे। एक फ्रेंच लेखक ने कहा कि मैं अधिकार पूर्ण यह कह सकता हूं क्योंकि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि माइकल एंजेलो की आयु उस समय 70 वर्ष की तो रही होगी। उनसे श्रेष्ठ शरीर पर वृद्धावस्था की छाया स्पष्ट दिखाई देती थी। फिर भी मूर्तियां बनाते समय वे इतनी फुर्ती से काम करते थे कि संगमरमर की बड़ी तेजी से काट देते थे। वे 15 मिनट में इतना काम करते थे कि युवक वही कार्य 1 घंटे में भी ना कर सकता। एंजेलो इतनी तेजी और फुर्ती से काम करते थे, देखने वाला सोचने लगता कि संगमरमर का वो टुकड़ा कहीं चूर चूर न हो जाए। वो एक ही चोट में 4-4 अंगुल मोटा टुकड़ा काट डालते थे, परंतु वह इतनी कुशलता से काटा जाता था कि यदि उसके थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो सारी मूर्ति नष्ट हो जाती, क्योंकि मिट्टी के प्लास्टर में सुधार किया जा सकता है, पत्थर में नहीं। स्वयं माइकल एंजेलो ने लिखा है, राफेल ने जो प्रसिद्धि प्राप्त की हो वह उसकी बुद्धिमत्ता के कारण नहीं वरन उसके परिश्रम के कारण उसे प्राप्त हुई। वह अत्यंत स्नेही व्यक्ति था, उसकी आत्मा स्नेह से लबालब थी। राफेल से जब एक व्यक्ति ने पूछा कि आपने इतने अनोखे कार्य किस प्रकार किए तो उसका उत्तर था कि बचपन से मैंने किसी बात की उपेक्षा नहीं की। इटलिया के कलाकार जब मरा तो उसकी मृत्यु पर सारे रोम दुख प्रकट किया और पोप भी फुट फुट कर रोया। वह कुल मिलाकर 47 वर्ष जीवित रहा। इतने समय में उसने 287 चित्र और 500 से अधिक नक्शे बनाए। उसके चित्रों में ऐसे चित्र भी है जिसमें एक का मूल्य हजारों नहीं लाखों सिक्कों में आका गया। उसका छोटा सा जीवन काल काहिल और आलसी जोकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रुबेंस को जब यश मिला, उसकी ख्याति एक श्रेष्ठ कलाकार के रूप में जब आकाश को छूने लगी और उसके पास धन की भी कोई कमी नहीं रही, तब एक रसायन शास्त्री ने सोचा कि रुबेंस को सामान्य धातु से सोना बनाना जानता है। तभी उसके पास इतना धन उसके पास पहुंचा और उसने आग्रह करने लगा कि आइए हम दोनों मिलकर सामान्य धातु को सोना बनाना आरंभ कर दें। रुबेंस बोला, मित्र तुमने बहुत देर कर दी, तो तुम 30 वर्ष बाद आए हो। तुम्हें तो सोना बनाने की जानकारी बहुत पहले से ही है। मैं तो जिस वस्तु को छू देता हूँ वही सोने में बदल जाती है। यह कहकर उसने ब्रश और रंगों को और इशारा करते हुए कहा, देखते हुए इन्हें। मेरुल चित्र बनाते समय अपने कार्य में इतना तल्लीन हो जाता था कि उसे अन्य किसी बात का ध्यान नहीं रहता। वो अक्सर कहा करता था, मैं हल चलाने वाले किसान की अपेक्षा अधिक श्रम करता हूँ। मैं सभी बालकों जो को यही परामर्श दूंगा कि वो काम में जुटे रहें। यह आवश्यक नहीं कि सभी जोगों में विशिष्ट योग्यता उत्पन्न हो, परंतु वे सभी तरह के काम कर सकेंगे। काम किए बिना श्रेष्ठ विद्या वाला बुद्धिमान व्यक्ति भी कम लाभदायक सिद्ध होगा। पीटर एक विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, परंतु उसने कठिन श्रम के द्वारा राज सिंहासन प्राप्त कर लिया। शायद ही इतिहास में किसी अन्य सम्राट ने कभी ऐसा किया होगा, परंतु उसने तो अपना राजसी ठाट बाट और वेशभूषा उतार कर मजदूरों वाली पोशाक पहन ली थी। पीटर महान ने देखा कि रूस के लोगों को प्रशील व्यवहार बहुत कम ज्ञान है। उसने इस कार्य के लिए स्वयं को शिक्षित करते देश को इस स्थिति में उबारने का संकल्प किया। इसी ध्येय को सामने रखकर वो 26 वर्ष की आयु में विदेश यात्रा पर निकल पड़ा। इस आयु में राज्यों के उत्तराधिकारी प्राय वैभवपूर्ण विशालता में डूबे रहते थे। यह विदेश यात्रा मौज मस्ती की नहीं थी, बल्कि यह एक कठोर श्रमपूर्ण यात्रा थी। हलोन में उसने जहाज निर्माण का कार्य सीखना आरंभ किया। यह काम सीखने के लिए वह एक कारखाने में मजदूर बना। इंग्लैंड में कागज और लकड़ी के तख्ते बनाने, रस्सियां बनाने के कारखानों और घड़ी साज के पास काम करता रहा। यह काम वो केवल ऊपरी मन से या दिखावे के लिए नहीं करता, बल्कि प्रत्येक कार्य को पूरी तरह दिल दिमाग में बिठा लेता था। वो बिल्कुल एक सामान्य मजदूर की तरह काम करता और उन्हीं के जैसा व्यवहार भी ही सहन करता। पीटर ने इस्तिया में मूलर की लोहे की भट्टियों पर काम किया सीखा। महीनों अंत में भट्टी में 18 पाउंड लोहा डालकर अपना निशाना लगाया। रूस के कुछ अन्य जागीरदार अमीर भी उसके साथ थे। शायद वे यह न समझ पाए क्योंकि वह कार्य कितने श्रम का था, परंतु उन्होंने भी कोयला ढोने और धौंकनी चलाने का काम किया। लोहा कारखाने के मालिक मुलर को जब पता चला कि यह मजदूर रूस का
सम्राट पीटर महान है, तो उसने उसे उस कार्य की मजदूरी में 18 सिक्के दिए। पीटर ने मालिक से पूछा, क्या यहाँ सामान्य श्रमिक की यही मजदूरी है? मुलर ने बताया, सामान्य मजदूर को इससे बहुत कम मिलता है। इस पर पीटर ने कहा, यह अधिक पैसा आप अपने पास ही रखें, मुझे कृपया उतना ही पारिश्रमिक दे जितना एक सामान्य श्रमिक को मिलता है। उन दिनों पीटर जो जूते पहनता था वो एक सामान्य मजदूर जैसे ही थेगली लगे होते थे। अपनी मजदूरी में से जब उसने एक नए बूट खरीदे तो उसने बड़े अभिमान से कहा था, यह जोड़ा मैंने अपने पसीने की कमाई से खरीदा। पीटर ने मुलर के कारखाने में जो लोहे की सलाखें ढाली थी उनमें से एक अब भी वहां सुरक्षित थे। उस वक्त पीटर की लगाई मुहर विद्यमान है। इसी प्रकार की एक सलाख सेंट पीटर्सबर्ग के अजायब घर में भी विद्यमान है और वह रूस के शासकों श्रमिक वर्ग को इसके लिए श्रमिक सम्राट पीटर महान की याद दिलाती है। स्पष्ट है कि रूसवादी उन सलाखों से अनंत काल तक श्रम की प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। आपसे हमारा निवेदन है, यदि आप समझ बैठे हो कि आप में प्रभु प्रदत्त प्रतिभा का भंडार है तो आप इस भ्रामक विचार को अपने मस्तिष्क से जितनी जल्दी निकाल सके निकाल दें। आप आज भी और इसी समय यह संकल्प करें कि जो भी कुछ प्राप्त होगे कर्म अपने परिश्रम और पसीने की कमाई से करें। श्रम का मूल्य आज से ही चुकता करना आराम कर दे। निष्क्रियता बुद्धिमत्ता की इससे अधिक कुछ कीमत नहीं जितनी बलूत के जंगल में बढ़िया बीजों से भरी हुई थैली थी। बीचर ने कहा, कला विज्ञान को समझने सीखने के लिए जितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है उतनी बुद्धिमत्ता की श्रम के लिए भी आवश्यकता है। इस विश्व में जितने भी अस्थायी महत्व के स्मारक हैं उनकी जननी मेहनत ही है। भले स्मारक कितने ही काव्यमय हो, प्रतिभा के नमूने हो, कला और कौशल तथा स्थापना की अद्भुत कृतियां हो। गोल्ड स्मिथ का विचार था कि दिन भर में सुविचारित परिश्रम से लिखी हुई 4 पंक्तियां बहुत अच्छा कार्य। उसने अपनी प्रसिद्धि कृति द डेजडिंग विलेज 7 वर्षों में पूरी की थी। उसका कहना था कि निरंतर लिखते रहने से व्यक्ति में महान चिंतनशीलता और लेखन कला का विकास होता है, जो केवल मनोरंजन के लिए लिखने वाले लेखकों को उसके पेरिस पैर के प्रोजेक्टों के प्राप्त नहीं होता, चाहे उनसे लिखने की समर्थन महान लेखकों के 50 गुना अधिक क्यों न हो। जगत प्रसिद्ध साहित्य रचना पढ़कर बड़ा मनोरंजन होता है, परंतु इस अध्ययन से इस बात का भी ध्यान होना आवश्यक कि लेखक ने उस पर कितना श्रम किया होगा। कहते हैं ब्रांट ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक को 100 बार लिखा था, इतने संतुष्ट नहीं हुआ था। पोप एक पद की रचना में कई दिन लगा देता है। एक महिला लेखिका ब्रांटी एक शब्द को घंटों तक विचार कर लिखती थी। ग्रेक साधारण सी विषय पर कुछ लिखने के लिए पूरे महीना श्रम करता था। हिवन ने अपनी पुस्तक डिक्लाइन एंड फॉल का पहला अध्याय 3 बार लिखा, तब कहीं जाकर उसे तसल्ली हुई। सारी पुस्तक उसने 25 वर्षों में पूरी की। एंथनी ट्रायल कहा करता था कि मोड बनने का इंतजार करना मूर्खता है। एक मित्र ने रूफस से कहा कि यह बड़ी विचित्र बात है कि संसार में अनेक सफलताएं दैविक योग से ही प्राप्त होती है। यह सुनकर रूफल बोला, यह महज बेबुनियादी बात है, इसमें कोई तत्व नहीं। यदि इस धारणा को सही मान लिया जाए तो यूनानी वर्णमाला के ज्ञान के बिना ही एलियट के काव्य को समझने की शक्ति आ जानी चाहिए। यह बात होगी या किसी बात के होने प्रतीक्षा करते रहना, इसमें से आशा को किरण फूटेगी या किसी जादू या देव कृपा से स्वतः कोई कार्य हो जाएगा। हैमिल्टन का कहना, कुछ लोगों का विचार है कि मेरी सफलता मेरी
आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही मेरी? हेलो? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू। क्योंकि नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था बीच में। मेरे जीवन में जो भी प्रसन्नता के अवसर आए वे श्रम के ही परिणाम थे। मैंने बचपन से श्रम करने की आदत बना ली थी और इसी से मेरा कल्याण हुआ। आज के युवक आराम का अर्थ यह लगाते हैं कि सभी प्रकार के प्रयास बंद कर दिए जाए, परंतु मुझे तो यत्नों और चेष्टाओं में परिवर्तन से ही आराम मिलता है। उदाहरण के यदि आप पुस्तक पढ़ते हुए थक गए हैं तो स्वच्छ और खुली आग में चले जाइए, वहां जाकर टहलिए और शरीर को गतिवान रखिए, व्यायाम कीजिए। इससे मन मस्तिष्क की थकावट दूर हो जाएगी और शक्ति का अनुभव होगा। क्या आप अनुभव नहीं करते कि प्रकृति कभी शिथिल, शांत और गतिहीन नहीं होती? सोते समय हमारा हृदय धड़कता रहता है। यदि यह महान गतिशील शक्तियां स्थिर हो जाएं तो हमें फौरन मृत्यु दबोच लेगी। मैं प्रकृति के निकटतम रहने का यत्न करता हूँ, अपने जीवन प्रकृति का अनुकरण भी करता रहता हूँ। परिणाम होता है कि मुझे नींद ही की अच्छी आती है और मेरी पाचन शक्ति भी ठीक बनी रहती है, शरीर कभी शक्तियां पूर्ण सामर्थ्य वाली बनी रहती है। मैं समझता हूं कि परिश्रम का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। एडिसन के एक मित्र ने लिखा है, एडिसन को मैं उस समय से जानता हूं जब वह केवल 14 वर्ष का लड़का था। मैं अपनी जानकारी के बलबूते पर कह सकता हूं कि उसने अपने जीवन का एक दिन भी सुस्ती या लालच में नहीं बिताया। केवल निद्रा के क्षणों को छोड़कर हर समय कुछ न कुछ सीखने समझने में लगा रहता था। एडिसन का अपना विचार था, मैं जब किसी खोज या आविष्कार में पूर्णता प्राप्त कर लेता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत हो कि मुझे अब उस कार्य के प्रति कोई आकर्षक नहीं रहा। कुछ लोगों का विचार भी हो सकता है कि निष्ठावान व्यक्ति के लिए आशीर्वाद का मूल्य वह धन अथवा कोई सम्मान है जो उसे उस आविष्कार के बले प्राप्त हो। मैं अपने विषय में ऐसा कुछ नहीं मानता। मुझे जीवन में उतना आनंद कभी नहीं मिलता जब मैं निर्धन बालक था और मैंने छोटे छोटे सस्ते औजारों से टेलीग्राफी में सुधार के लिए परीक्षण किया आरंभ किया था। आज भी जबकि मुझे सभी आवश्यक साधन और प्राप्त है तथा मैं स्वयं अपना स्वामी हूं, मुझे ऐसे ही कठिन श्रमपूर्ण कार्यों में भी आनंद प्राप्त होता है और उसी को मैं अपना पुरस्कार मानता हूं। कुछ लोग शारीरिक श्रम को अपमानजनक मानते हैं। यदि शारीरिक श्रम को अपमानजनक मानने का सिद्धांत बन जाए तो यह विकट मूर्खता का कार्य होगा। मेरी दृष्टि में वह युवक अत्यंत तुच्छ और छोटा है जो अपनी गठरी अथवा बक्सा इसलिए नहीं उठाता कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। रोमन साम्राज्य तभी तक संसार पर छाया रहा जब तक रोम के सम्राट श्रम के प्रतीक हल चलाने वाले किसानों में से भी ही चुने जाते रहे। प्रेसिडेंट टाइलर का कार्यकाल जब समाप्त हो गया तो उनके राजनीतिक प्रतिष्ठा में उन्हें उनके गांव के पास ही सड़कों के सर्वेयर की नौकरी करने पर मजबूर किया। उन विरोधियों का विचार था कि भूतपूर्व राष्ट्रपति इस बात से खिन्न होंगे और जनता उनकी खिल्ली उड़ाएगी, परंतु उसे उस समय बहुत निराशा हुई जब उन्होंने यह छोटा सा कार्य भी खुशी खुशी संभाल लिया और पूर्ण निष्ठा से वह कार्य करने लगे। इसकी एक प्रतिक्रिया यह भी हुई कि यह बात उन विरोधी लोगों पर भारी प्रहार सिद्ध हुई जो मेहनत मजदूरी के कार्य को घृणा से करते थे। इस बात से प्रभावित होकर उन विरोधियों ने टाइलर से अनुरोध किया कि उस तुच्छ कार्य को छोड़ दे। इस पर टाइलर ने कहा, सज्जनों, मुझ पर जो दायित्व डाला जाता है मैं उससे कभी मुंह नहीं मोड़ता और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। वर्ल्ड के युद्ध के पूर्व 78 घंटे तक नेपोलियन ने जब कुछ खाया और न सोया, उसके सारे वश की चढ़ो वर्षा से लथपथ थे, परंतु उसने न तो थकान अनुभव की और न वर्षा भीगने की किसी दुष्प्रभाव का भी अनुभव किया। आग के पास बैठकर कपड़े सुखाने और सुस्ताने से शरीर को आराम देने की चर्चा ही व्यर्थ थी। ड्यूक और वेल्टिंग भी अपने श्रमपूर्ण आचरण के प्रसिद्ध था। निरंतर काम में जुटे रहने की उसकी ख्याति थी। आलस्य और सुस्ती से वो घृणा करता था। जिस प्रकार सूर्य समय पर उदय होता उसी प्रकार वो भी ठीक अपने कार्य में लग जाता था। लॉर्ड एलनबरो एक वकील थे। आरंभ के दिनों में वकालत में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना पड़ा था, परंतु उन्होंने यह दृढ़ संकल्प रखा था कि जब तक वकालत के पेशे से पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो तब तक परिश्रम में जरा वे ढील नहीं देंगे।
जब वह काम करते करते थक जाते तब वे भी पढ़ो या भूखो मरो, पढ़ो या भूखे मरो का नारा लगाते, पढ़ो या भूखे मरो का नारा लगाते और काम में लगे रहते कि कहीं मन में मेहनत की प्रति घृणा न भर जाए। इंग्लैंड में किसी समय बेकारी पर दंड व्यवस्था बड़ी विचित्र थी। पहले अपराध पर अपराधी का नाम लिखा जाता था, दूसरे अपराध पर अपराधी के हाथ काट दिए जाते, तीसरी बार यदि वह व्यक्ति अपराधी पाया जाता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। सन 1956 में पहले अपराध पर कोड़े लगाए जाते थे, दूसरे अपराध कोड़े के साथ कान के ऊपर का हिस्सा काट लिया जाता था और तीसरी बार अपराधी सिद्ध होने पर जेल में डाल दिया था। चौथे अपराध पर मृत्यु दंड दिया जाता था। यूनान में बेकारी तथा अवारागर्दी के अपराध में दंड भुगतना पड़ता था। मानव के अतिरिक्त सारे संसार में समस्त जगत में एक ही परमाणु ऐसा नहीं जो बेकार हो, प्रत्येक कण अपने ध्येय में गतिशील है। जोला ने कहा था इस संसार में कर्म ही सबसे बड़ा नियम है। जोला ने कहा था इस संसार में कर्म ही सबसे बड़ा नियम है, इसी के कारण सारे पदार्थ धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जोला ने कहा था इस संसार में कर्म ही सबसे बड़ा नियम है, इसी के कारण सारे पदार्थ धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यह पूर्णतः सत्य है, इस जीवन का दूसरा कोई अर्थ नहीं है। प्रकृति का नियम है कि जहां कहीं थोड़ा सा भी गति रोध आया कि प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। हम जिस समय पर अपनी बुद्धि अथवा प्रतिभा से काम लेना बंद कर देते हैं उसी समय से उसमें ह्रास होने लगता है, प्रतिभा क्षीण होने लगती है। प्रकृति का यह नियम है कि उससे हमें वह वस्तु प्राप्त होती है जिसे हम व्यवहार में लाते हैं और वह वस्तु उतने ही समय के लिए होती है जितने हम देर हम उसका प्रयोग करते हैं। किसी कहानी में जादू की जिस छड़ी का उल्लेख, जिस पारस मणि का जिक्र किया जाता है उसके सौभाग्य रूपी फूलों का गुच्छा कहा जाता है। वह श्रम के अतिरिक्त दूसरी कुछ वस्तु नहीं है। हल, करघा और हंसिया, हथौड़ा तो श्रम के गहने हैं। एकमात्र श्रमिक ही मानवता के दरबार में सम्मान का पात्र है। आलस्य प्रमाद की सफलता के मार्ग से पहले बड़े शत्रु है। सबसे अधिक विरोधी प्रभाव उन्हीं का होता है। आलस के कारण साहस समाप्त हो जाता है, हिम्मत मंद पड़ जाती है, स्फूर्ति शिथिल पड़ जाती है और मनुष्य मानवता के उच्च सम्मान से गिरकर केवल भौतिक चित्र मात्र रह जाता है। बेकार व्यक्ति किसी निष्प्राय शरीर लाश के समान है। यदि उसे जीवित मानना ही है तो केवल उतने ही काल के लिए माना जाएगा जितने समय तो वह दूसरों के लिए कोई उपयोगी कार्य करता है, दूसरों के लाभ का कार्य करता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो पता चले कुछ व्यक्ति 20 वर्ष की आयु में जन्म लेते हैं, कुछ 30 वर्ष की अवस्था में और कई तो 60 वर्ष की अवधि में पैदा होते हैं। इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो मृत्यु से 2-4 घड़ी पूर्व ही वास्तविक अर्थों में यथार्थ जीवन जीते हैं। अमिल जोला ने अपने एक उपन्यास में पेरिस की एक डॉडी की मजदूर औरतों की बातचीत प्रस्तुत की। उस वार्तालाप का सार है कि यदि उनमें से प्रत्येक को $10,000 मिल जाए तो वे क्या करेंगे। उनमें से प्रत्येक का यही विचार था कि यदि उन्हें एक मुश्त इतना धन मिल जाए तो फिर उन्हें श्रम करने की आवश्यकता क्या पड़ रह जाएगी। श्रम के महत्व और उसकी पवित्रता का वर्णन करते हुए कार्लाइल ने कहा था, वह धन्य है जिसे उसके योग्य कार्य मिल गया है। धन्य है वह जिसे उसके कार्य मिल गया है। उसे उसके बाद अन्य किसी वैभव की या शान शौकत की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि काम की व्यक्ति के जीवन की सार्थकता है। वह ऐसी नदी का किनारा है जो दलदल को काट कर बनाया गया है। उससे रोगों के कीटाणु को दलदल काटता है, सुंदर उपवन बनाया गया है। उससे रोगों के कीटाणु को दलदल काटता है और सुंदर उपवन का विकास होता है। श्रम और त्यकार इस उपवन की सरिता है। वह छोटी सी हो अथवा बड़ी, इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। श्रम का दूसरा नाम ही जीवन है। श्रम का दूसरा नाम ही जीवन है। वह समझता कि उसके पास बुद्धि कौशल है, नहीं, वह सब कुछ उस श्रम से ही प्राप्त होता है। श्रम के सामने सब ज्ञान व्यर्थ है। यदि आपके श्रम करने की ललक है तो जरा सोचे कि आप क्या नहीं पा सकते। आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। जिस वस्तु की कल्पना आपने कभी सपने में की होगी, यदि आप चाहें तो श्रम की शक्ति से उसे भी सहज हासिल कर सकते हैं।
सुप्रसिद्ध लेखक वाल्टर स्कान का कहना है कि मुझे प्रातःकाल उठ जाने की आदत है। मैं इस आदत का, जो मेरा स्वभाव बन गई है, बहुत आभारी हूँ, उसका बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि यह आदत न होती तो मैं कुछ भी न कर पाता। उसके कारण मैं सदा सजग और किसी भी परीक्षा की घड़ी के लिए सन्नद्ध रहता हूं। जो भी वाल्टर स्कॉट से मिलने जाते थे वे आश्चर्य करते थे कि स्कॉट इतना काम किस समय कर लेते हैं। वाल्टर प्राय अभ्यागतों के स्वागत में तल्लीन रहते। उन्हीं मित्रों को कहना कि वस्तु जब तक लोग अपने बिस्तर में ही पड़े रहते तब तक स्कॉट अपना अधिकांश नित्य कर्म निपटा लेते थे। कर्म अथवा श्रम की महानता अपार है। नस नाड़ियां दृढ़ होकर उसमें स्वस्थ रक्त भ्रमण करा करता था। विचार निर्मल होते हैं। नस नाड़ियों को रोग भगाने के लिए श्रम राम बड़ा औषधि है। मानव स्वर्ग से धरा पर अवृत्ति की इसलिए हुआ कि वह श्रम करे। किसी भी कार्य को यदि पूरे मन तथा परिश्रम से किया जाए तो अपच, अजीर्ण आदि रोग स्वतः दूर हो जाती है। इससे व्यर्थ की परेशानी और कष्टों से स्वतः कमी आती है। हम श्रम का साधुवाद करते हैं क्योंकि इससे अनुपम सुख प्राप्त होता है। परिश्रम से मानव के मौलिक गुणों का विकास और परिवर्तन होता है। हमें जो करना होता है उसमें श्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। प्रगट रूप से हमारा श्रम कैसा भी हो, इससे व्यक्ति को कर्म कुशलता प्राप्त होती है। योगः कर्मस्य कौशलम, श्रम धन्य है जो प्रत्येक सफलता, प्रत्येक जीवन सभ्यता और संस्कृति का आधार है। उसका एकमात्र तथ्य है। रस्किन का कहना है, जब मैं कभी यह सुनता हूं कि अमुक युवक बहुत चतुर और बुद्धिमान है तो उसके संबंध से सबसे प्रथम प्रश्न यही करता हूं कि वह कुछ काम भी करता है या नहीं। करलाइन ने एक स्थान पर लिखा है, कुछ करो, कुछ काम करो, कुछ कर दिखाओ, कुछ निर्माण करो, कुछ करो, भले ही तुम्हारे कार्य का परिणाम बहुत ही साधारण हो। यह मत सोचो कि इसका परिणाम सुलभ है। काम को पूर्णता तक पहुंचाओ, ईश्वर के भरोसे उसे पूरा कर दो। श्रम को कभी छोटा, नीच या तुच्छ मत समझो। यह तो अनंत ही चरम सीमा का परिणमित है। उसे बाहर प्रकट करो और उसे मूर्तिमान कर दो। उठो, प्रयत्न करो, जो भी कार्य तुम्हें मिले उसे पूरा करने में अपनी समस्त शक्ति लगा दो। कार्यकाल को यह संदेश जहां तक मैं समझता हूं हमने जीवन का नया संचार कर रहा है। हमें एक नया भाव, नई चेतना जागृत कर रहा है। अतः इसी क्षण से समस्त भयों का त्याग करके असंभव और असंभव के चक्कर में न पड़कर उठो, कुछ करो, इस विश्वास के साथ असंभव कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Very, very good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Very, very good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, दोस्तों, sir. मैंने कहा कि श्रम, Good morning. Very, very good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, all family. Good morning. 4:58 हो गया है। हमारे बीच में आज की जो पोस्ट है गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो मैटर था वो था श्रम। दोस्तों, श्रम को गुरु बनाइए और उसके मार्ग पर चल पड़िए। श्रम आपका जीवन है। कभी भी श्रम से मत कतराएं। श्रम वो चाबी है आपकी, जो आप दुनिया में जो चीज चाहे वो पा सकते हैं। बहुत ऐसे चौराहे पे आपको जाके देखते होंगे कि हजारों मजदूर खड़े रहते कि कोई काम मेरे को मिल जाए। और दोस्तों, ऊपर वाले का शुक्रगुजार कीजिए कि जो आपको सिस्टम मिला है, यहाँ अनलिमिटेड आप श्रम कर सकते हैं। रातों दिन 24 घंटे
क्योंकि इतना सिंपल ये कार्य आपको मिला है कि रातों दिन लोगों से मुलाकात करने का केवल है और अपनी बातें को इंफॉर्मेशन देने की बात है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 5 बज चुके हैं और मेरा सेशन खत्म हो चुका है और मैं आज के होस्ट और जाबाज लीडर राजदेव जी को मैं हैंड ओवर करता हूं। HST ग्रुप की तरफ से राजदेव को सभी लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चाहूंगा कि आप होस्टिंग अपने हाथ में लें। गुड मॉर्निंग सर। सभी लोग तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि आज के होस्ट राजेश जी को मैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेलकम सर, वेलकम राजेश सर। और आज जबरदस्त सर जी का सेशन था और बहुत बेहतर तरीके से हम सभी लोग को जोश जुनून और बेहतर तरीके से वो ऊंचाइयों को ऊपर की ओर ले जाने के लिए पूरा प्रयास में है। तो सर जी को थैंक यू, धन्यवाद। जो है जैसा कि मेरा नाम राजदेव पाल और मैं इस सिस्टम को पार्ट टाइम में करता, हमारे गुरु मिस्टर हरिशंकर जी के सानिध्य में मैं इसको सीख रहा हूँ और मैं अपने गुरु को धन्यवाद और गुड मॉर्निंग बोलता हूँ कि आज हम इस सेशन में आज आपको इस जूम के माध्यम से आप सभी लोग से रूबरू हो पा रहे हैं। थैंक यू सर जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त। और हमारे बीच में 37 लोग पार्टिसिपेट लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को, सभी लोग लाइफ लाइन को फोन करें, जिससे कि आज कुछ आप सभी लोग को बेहतर से बेहतर चीजें जानकारी मिलेगी। जैसा कि आज अर्चना पाल मैडम का सेशन है तो कुछ नई चीजें आप लोग को मिलेगा, जानकारी मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने लाइफ लाइन पार्टनर को, सभी लोग को इनको फोन करिए, जिससे इसमें जुड़े और अच्छी जानकारी लें और अच्छी जानकारी लेके अपने हेल्थ को बेहतर बनाएं, अपने वेल्थ को बेहतर बनाएं, अपने समाज को अच्छा बनाएं और अपने आगे की ओर बढ़े सभी लोग। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि सभी लोग फोन करें